हिमांशु जी, किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता माननीय शंकर महतो जी, मेरे विभाग में, मेरे मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी और FA, और जिनका इस पूरे कामकाज में बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है, कुंतल सेन शर्मा जी, निपटम के जो आप सबको इस सत्र के बाद अपना प्रेजेंटेशन देंगे, और इसके आयोजक नेमा जी मेरे PS हैं और विभाग में डायरेक्टर हैं, कुलदीप जी, अन्य और सभी अधिकारीगण, और विशेष तौर पर मैंने बैकअप बुलाया कि यहाँ पर कौन से लोग उपस्थित हैं, वो शायद हम सबके लिए बहुत गर्व की बात होगी। और मैं जिस कंपोनेंट का नाम लूँगा तो मेरी अपेक्षा होगी बाकी लोग उनका स्वागत ज़रूर करें। एग्रीकल्चर कॉलेज से 27 स्कॉलर हैं, 24 प्रोफेसर हैं। मैं चाहूँगा उनको तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करें। महाकौशल के जितने भी FPO हैं उसमें से 85 यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके लिए जरूर तालियां बजाइए। महाकौशल चैम्बर से और जबलपुर चैम्बर से मिलाकर 130 लोग यहाँ पर हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। स्मार्ट सिटी के जो इंक्यूबेशन सेंटर है 24, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्रीज से 30 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं जिनकी भागीदारी यहाँ मानता हूँ उसमें दोनों चैम्बर्स, लघु उद्योग भारती, किसान संघ और हार्टिकल्चर से 20 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम ऐसी जगह पर खड़े होकर विमर्श कर रहे हैं या विमर्श की शुरुआत कर रहे हैं। हम लगातार उद्योगों को लेकर जिस बनाई स्थिति से आगे बढ़ते हैं उसमें मुझे नकारात्मकता ज़्यादा लगती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री के इस कोट से अपनी बात शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा कि देश का खान पान इतनी विविधताओं से भरा हुआ है जो देश में बेहद पसंद है। इडली डोसा आपके यहाँ नहीं बनता था, लेकिन आपकी पहली पसंद नाश्ते में वो होती है, वो दक्षिण का खान पान है, लेकिन पूरे उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट में भी उसकी पहुँच है, उसकी पहचान है। ये जो रुचि होने के बावजूद हम देश में तो उसको अव्वल स्थान पर ले जा पाए। हमने इस नाते उससे परहेज नहीं किया कि ये दक्षिण का है कि उत्तर का है। और आप जाइए पूरे देश में आपको ये विविधता और उसके प्रति रुचि आपको साफ मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही देश के बाहर दुनिया में भारत का खान पान जितना रुचिकर माना जाता है, जितना उसे पसंद किया जाता है, उसकी तुलना में हमारी पहुंच नहीं है। और उन्होंने कहा कि क्या कोई भारतीय कंपनी है खाद्य प्रसंस्करण की जिसका दुनिया में नाम हो? बिस्किट के अलावा कोई भी भारतीय कंपनी खान पान को लेकर दुनिया में अपना नाम नहीं बना सकती। इतनी बड़ी लाइकिंग है दुनिया के भीतर, लेकिन एक इंडस्ट्री के नाते भारत की कोई कंपनी पहचान बना नहीं सकी। और जब उसके कारण ढूंढे गए तो उसमें दो ही कारण सामने आते हैं। एक कारण है गुणवत्ता और दूसरी है मार्केटिंग और पब्लिसिटी। गुणवत्ता को लेकर जब बात आती है तो हम हमेशा दुनिया के उन पैरामीटर्स पर उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसमें फैट ज़्यादा है, इसमें मिर्च ज़्यादा है, इसमें तेल ज़्यादा है, इसमें नमक ज़्यादा है। भारतीय खान पान में स्वाद का अपना महत्व है। वहाँ की जलवायु, वहाँ का खान पान, उसके बीच एक बड़ा सामने बड़ी एक रूपता पहचान ही उसकी उस कारण से। अगर राजस्थान का व्यक्ति घी और मिर्ची खाता है तो वहाँ की जलवायु के आधार पर उसको तय किया है। किसी को पसंद आए तो खाइए, नहीं आए तो मत खाइए। लेकिन आप उसके पैरामीटर्स को बदलकर उसके स्वाद को समाप्त नहीं कर सकते, तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। पूरे चाहे FSCI हो या फिर अन्य दुनिया के पैरामीटर्स हो,
उनको क्या हम ईमानदारी के साथ लिखकर दुनिया में उनकी मार्केट पर पहुंचा सकते हैं? हम जो लिखेंगे वो सही लिखेंगे। और ये जो सबसे बड़ा काम हुआ, निपटम पहले हमारे 2 ही इंस्टीट्यूट थे, आज वो नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट बन गया। जैसे IIM और IIT है, इस लेवल पर संसद ने अपना प्रस्ताव, अपना अध्यादेश पारित कर दिया और अब एक नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह निपटम है। इसलिए निपटम के बारे में जानना, ये मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति की जरूरत होनी चाहिए। निपटम सिर्फ पढ़ाता नहीं है, निपटम ट्रेनिंग भी देता है, निपटम 2 प्रोग्राम को भी आयोजन करता है। हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स को या हमारे किसी भी कंप्लेंट उसको एड्रेस करने का काम निपटम कर सकता है। हमारे पास में अगर टेक्निकल सपोर्ट है, अगर कोई आइडेंटिटी हमें किसी को देनी है, तो निपटम उसका बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसलिए मैंने तय किया कि जब मैं पिछली बार जबलपुर आया था तो उस बात मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं योजनाओं की जानकारी में कमी है, कहीं ना कहीं योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर हमारी स्पष्टता नहीं है। और इस नाते ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। और इसलिए मैं हृदय से सबसे पहले प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। उन्हें दोनों बातों का ध्यान रखा, जो चुनौतियाँ थी उस पहली PLI स्कीम हमारे FPI में आई है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में आई है, जिसमें 1100 करोड़ सिर्फ उद्योगपतियों को दिए गए। 3 कैटेगरी है जिसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, कोई अभी रिप्रेजेंटेशन में PIL स्कीम के बारे में बताएगा तब आप उसका उल्लेख करेंगे। 1100 करोड़ रुपया किस बात के लिए? मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए कि भारत की कोई भी कंपनी दुनिया में अपना स्थान बनाए और जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में उसका खर्चा होगा उसका 50% भारत सरकार देगी। दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरी जो कैटेगरी है वो है कि हम जैविक तरीके से कोई चीज़ों को तैयार करें जो भारत की ज़रूरत है। अगला वर्ष दुनिया ने मोटे अनाज के लिए चिन्हित किया। हमारी परंपरागत खेती जो मिक्स खेती थी वो मोटे अनाज को संबल देने वाली खेती थी, लेकिन हम कैश क्रॉप की तरफ जाकर गेहूँ, गन्ना, इसकी तरफ हम डाइवर्ट हुए हैं। क्या दुनिया की इस मांग को पूरा करने में भारत अपनी भूमिका अदा कर सकता है? ये तो रॉ मटेरियल की बात हुई, उसके बाद तो फूड प्रोसेस की बात आएगी। और इसलिए उन्होंने तीसरी बात कही है कि जो तीसरी कैटेगरी है वो मतलब इनोवेटिव और जैविक एक कैटेगरी है। तो इनोवेशन का मतलब है कि किसी को दूध की एलर्जी है तो दूध से बने हुए प्रोडक्ट वो ले नहीं सकता। तो ये हमारी मुंबई की कंपनी ने उसको रिप्रेजेंट किया और वो PIL स्कीम में सक्सेस उसको मिला है। और उन्होंने तय किया कि जो भी हम दही बनाएंगे उसमें ये हमारा जैविक तरीका है और हमने उसको ऐसे उसमें किया है कि कोई भी व्यक्ति खा सकता है जिसको दूध की एलर्जी है। तो आपके मिल्क प्रोडक्ट, आपके जो बड़ी एसेट है, निर्यात के लिए आप बहुत ताकतवर तरीके से भारत उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सकता है इंडस्ट्री। और इसलिए मुझे लगता है कि एक ये हिस्सा हुआ। दूसरा जो किसान संपदा योजना है हमारी, वो सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय योजना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि उत्तर भारत में उसका लाभ लेने वालों की संख्या कम है। और वो प्रेजेंटेशन जब होगा तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती होगी कि किसान संपदा योजना के कंपोनेंट्स को ध्यान से सुनिए, ताकि प्रश्न करने का मैं रिपीटेशन ना हो। जो चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन से मिल सकती है उसके लिए आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें से कोई चीज़ अगर आपको डाउटफुल लगती है तो अपना प्रश्न जरूर करिए। और मैं चाहूँगा कि जो आयोजक होंगे ये प्रश्न आए तो कॉमन प्रश्नों को एक साथ लेकर उनके नाम लेकर आप उसका उत्तर देंगे तो आपका भी समय बचेगा और लोगों को भी समझ में आएगा कि नहीं हमारी बात का उत्तर मिला है। और मैं तीसरी बात ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमको ये तय करना होगा कि योजनाएं सरकार बनाती है लेकिन उसके बाद भी पहुँच से बाहर क्यों होती है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने जो तीसरी बात कही, उन्होंने कहा कि जितना हो सके उतने कंप्लायंस को कम करिए। तो जो इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे स्कॉलर्स हो एग्रीकल्चर कॉलेज के, मैं उनसे कहूँगा कि आप तय करिए कि कौन से हमारे कंप्लायंस हैं मिनिस्ट्री के जो हम कम कर सकते हैं। हम लगातार उसको कम कर रहे हैं ताकि लिखा पढ़ी कम से कम हो और हम लोगों को आगे उसके क्रियान्वयन की तरफ उसको आगे ढकेल सकें। कहीं ना कहीं हम इन बातों पर इस गोष्ठी में चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमको लाभ होगा। मैं प्रधानमंत्री को इस बात के लिए भी अभिनंदन करता हूँ कि इस वर्ष FPI का जो बजट है वो 137% बढ़ा है। बाकी जगह बजट आप देखेंगे तो वो कम हुआ है। मेरे पास 2 विभाग थे,
एक जल जीवन मिशन और दूसरा जल शक्ति और दूसरा FPI, दोनों में बेतहासा वृद्धि हुई है। जल जीवन मिशन में ही 60,000 करोड़ का बजट सिर्फ एक स्कीम के लिए। इसमें जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे PLI स्कीम की बात लगती है वो है कि हमें 5 साल के भीतर देश में 24 लाख हमारे MSME से जुड़े हुए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। उसमें समूह भी हो सकते हैं, उसमें लघु उद्योग से जुड़े हुए इंडस्ट्री भी हो सकती है। 24 लाख सरकार ने तय किया है कि हम 2 लाख ऐसे लघु उद्यमियों को 5 साल के भीतर 10,000 करोड़ रुपए देकर हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, ताकि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लीडिंग पोजीशन पर पहुंच जाएं। हमारे पास में वक्त कम है, लेकिन दुनिया में जिस प्रकार से हमारे खान पान को पसंद किया जाता है, उनकी चुनौतियों को एड्रेस करते हुए हम अपने कामकाज को किस तेज़ी के साथ में आगे बढ़ाएं, ये गोष्ठी उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज के इस डिस्कशन में जिसको उद्घाटन के भाषण से रुचि हो और उसके बाद रुचि ना हो, तो उसको मेरी प्रार्थना होगी कि आप इस हाल से बाहर चले जाना, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। और मुझे लगता है कि प्रश्नोत्तर करने वाले लोग वो ज़रूर बैठे, लिखकर अपनी बात कहें और उसके बाद में नोट करके चीज़ों को अपने पास में रखें। मेरा ये भी आग्रह होगा कि जब जो भी इस समय संचालन करें, और मुझे लगता है कि विभाग के किसी व्यक्ति को करना चाहिए, जो कैटेगरियों का मैंने यहाँ पर नाम लिया है, उन कैटेगरीज के एक एक प्रतिनिधि को पहले प्रश्न पूछने का अवसर जरूर दीजिए। तो दोनों चैम्बर होंगे, एग्रीकल्चर के हमारे प्रोफेसर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, उनसे कहिए कि आप में से एक एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन के बाद और उसके बाद में हम कॉमन बाकी लोगों को एड्रेस करने के लिए कहें कि वो क्वेश्चन आंसर की तरह करें। मैं 2 बातें इसके पुष्टि के लिए करना चाहता हूँ कि मैं सोचता क्या हूँ एक मंत्री के रूप में, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो हमारी चर्चा में आई हुई कहानियाँ होती हैं वो कई बार बड़ी प्रेरणा देती है, हमारी कमियों को दुरुस्त करने में उनका सहयोग भी होता है। और इसलिए मैं जब भाषण देता हूँ तो सोचता हूँ कि कोई कहानी से अपनी बात शुरू करूँ या समाप्त करूँ। तो जो बात मुझे बाद में कहनी थी मैंने जानबूझकर उसको पहले कही। और मैं ये मानता हूँ कि जो हम सब के बीच में जो एक द्वंद्व है, जैसे मैंने कहा ना कि हमारे बीच में नकारात्मकता बहुत है, हमको लगता है कि हम ही हैं जो दुनिया में भगवान को ढूंढ रहे हैं या कामकाज को ढूंढ रहे हैं या सफलता ढूंढ रहे हैं, कोई और नहीं है, बस हम ही हैं। तो कहते हैं एक दार्शनिक थे झुन्नून, उनने कहा कि मैं भगवान को ढूंढ रहा था और भगवान मुझे मिल गया। तो जब भगवान मिले तो उन्होंने कहा भगवान मैंने तुम को ढूंढ लिया। भगवान ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने तुमको ढूंढ लिया। अब उसको लगा कि ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, चाहे कोई गुरु या शिष्य हो, भक्त हो या भगवान हो, उद्योग करने में हिस्सेदार होने वाला उद्योगपति और उसकी सफलताएं हो, एक अनाश्रित संबंध है उसके बीच में। हम एक दूसरे को ढूंढते हैं, ये अहंकार मत करिए कि आप ही अकेले ढूंढते हैं। यदि गुरु अच्छे शिष्य की तलाश में ना हो तो शिष्य को अच्छा गुरु मिल नहीं सकता, ये बात आप मान कर चलिए। अगर भगवान को अपने भक्त की ढूंढने की इच्छा ना हो तो आप कितने ही बड़े भक्त हो, भगवान को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। उद्योग की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करती है, हमारे कामकाज की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करती है कि सफलता आपको मिलनी चाहिए, ऐसा सोचने वाला समाज, सरकार या वातावरण हो, तब आपकी सफलता का आयाम जोड़ते हैं। तो इसलिए कभी ना कभी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि नहीं मैं ही कर रहा हूँ वही ठीक है। तो इसलिए मैं उदाहरण आपको देता हूँ। अभी मैं प्रवास पर था तो मैं उड़ीसा जा रहा था, तो मैंने विशाखापट्टनम में एक लैब को इनाग्रेट किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरे देश में NABL एक्रेडिटेड लैब होनी चाहिए। जहाँ मेगा फूड पार्क है, जहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ तो होना ही चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री यहाँ पर लग गई है कोई दूसरी, और NABL की जो हमारी लैब है उसके पैरामीटर्स में वो पैरामीटर नहीं है जो उसको चाहिए। और मैं अभी जब मनेरी गया था तो उन्होंने कहा कि साहब आम का सैंपल लेकर हम दिल्ली या मुंबई जाते हैं, अब नागपुर की गुंजाइश पड़ गई है।
अब ठीक है, उसने इंडस्ट्री लगा ली है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जबलपुर मटर से संबंधित है, और इसलिए मटर से संबंधित हम पैरामीटर्स को तो रख लेंगे, लेकिन जो आम की इंडस्ट्री लगी है वो दरवाजे, वो बेचारा अभी भी मुंबई जाएगा क्या? उसको क्या जबलपुर में टेस्ट करने की अधिकार नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए इन गैप्स को भरना ये हमारा और आपका काम है। और भारत सरकार में ये एक ऐसा मंत्रालय है जो खुद कुछ नहीं कर, मंत्रालय कुछ नहीं करता, मंत्रालय सिर्फ पैसा देता है। वो किसान को भी देता है, वो व्यापारी को भी देता है, वो उद्योगपति को भी देता है, एफपीओ को भी देता है, सोसाइटी को भी देता है और समूह को भी देता है। और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन होता है। यही काम इंडस्ट्री भी करती है, एमएसएमई भी करती है, यही काम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की मिनिस्ट्री भी करती है। फर्क क्या है? फर्क एक बड़ा ज़बरदस्त फर्क है कि जब कभी कोई समूह एनआरआर में रजिस्टर होता है तो उसको जो लोन लेता है उसका 100% उसको चुकता करना पड़ता है। और आज देश में सबसे बेहतरीन रिकवरी अगर किसी की है तो किसी उद्योगपति की नहीं है, लेकिन समूह की है। वो 95% से ज़्यादा उसकी रिकवरी बैंक के सामने है। ये सच्चाई है, ये देश के आंकड़े। लेकिन अगर एफपीआई में अगर वो समूह फूड प्रोसेसिंग में अपने आप को डाइवर्ट करना चाहे तो अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती। जब मैं मंत्री बना तो ये पहला प्रश्न मुझसे मेरे दमोह के सीईओ ने मुझसे पूछा, जिला पंचायत के सीईओ, कि साहब आप कह तो रहे कि डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन हम तो समूह को सीड मनी दे चुके हैं, दोबारा हम सीड मनी दे नहीं सकते, उसको देंगे तो मेरी नौकरी पर बनेगी। एक इतनी छोटी सी त्रुटि, इतना छोटा सा कंप्लायंस कैसे मुसीबत पैदा करता है, मुझे उस बैठक में समझ में आया और मैं लौट कर गया और 6 दिन के भीतर उसका समाधान हो गया। एक सिंपल सा नोट निकाला गया कि भाई समूह है, उसने सीड मनी ले ली है, एनआरएलएम के तहत उसको 35,000 रुपये मिलती है, फूड प्रोसेसिंग उसको 40,000 रुपये मिलती है। उससे कहिए समूह को कि सीड मनी छोड़ दे, 35,000 से संतुष्ट हो जाए, 5,000 का नुकसान होगा। लेकिन अगर वो अपने आप को डाइवर्ट करता है तो उसको अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी पापड़ तो बना ही रहा है और आगे कुछ अच्छा बना लेगा। लेकिन अगर वो बैंक में लोन लेने के लिए जाएगा तो एनआरएलएम के तहत उसको 100% लोन पर टैक्स लगेगा या उसको रिटर्न पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन फूड प्रोसेसिंग में उसको 35% की सब्सिडी मिलेगी। अब समूह या एफपीओ को अगर 35% की सब्सिडी मिलती है तो जो उसकी सीड मनी से ज़्यादा बेहतर उसको सपोर्ट होगा। और वो 10 लाख पर अगर 3.5 लाख है तो 3.5 लाख के उसके पास में एक मोबिलाइज करने के लिए ये पैसा उसके पास में जाता है। अगर वो छोटी सी चीज़ दुरुस्त नहीं होती, समूह फिर से रजिस्टर होता, फिर आगे बढ़ता, बरसों समय उसको लगता। ऐसे कंप्लायंस को ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब हम महाभारत में जाते हैं तो तमाम भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत समझाइश देते रहते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बाद में वो कहते हैं कि जो सबसे अद्भुत बात मुझे लगती है वो है निश्चय करने की जो सामर्थ्य है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं फैसला कैसे करूं, मैं अपने आप पर निर्णय कैसे करूं। और आमतौर पर हम जितने भी लोग बैठे हैं सब स्वास्थ्य के लिए सचेत हैं और सोचते हैं नहीं कल से तो सुबह बिल्कुल पैदल चलना ही है, दौड़ने वाला कहेगा मुझे दौड़ना है, किसी को लगता है कि मैं व्यायाम करूँगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, शरीर के 2 हिस्से हमेशा दिमाग के 2 हिस्से काम करते हैं। एक आपकी बात का समर्थन करता है और आपका दूसरा हिस्सा उसका विरोध करता है। जब नींद खुलती है तो वो जो संकल्प रात में लिया होता है वो सुबह खारिज हो जाता है। वो कहता है कि अरे अब कोई आखिरी दिन थोड़ी है यार, कल चल लेंगे, अगले महीने से करेंगे, ठंड आएगी तब करेंगे। और चीज़ खत्म नहीं होती है। वो अच्छा विचार जिंदा रहता है लेकिन वो लकवा उसको लगता रहता है, समय समय पर वो पीछे में ढकल जाता है। मुझे लगता है ये द्वंद्व हम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी समाप्त करें। मैं तो पहले दिन से किसी को सफलता नहीं मिलती, लेकिन जितने लोगों की सफलताएं हैं उन सफलताओं के संघर्ष के बारे में कभी आपको पता नहीं होता। मेरी विनती होगी शुरुआत करने वाले को पहले दिन से ही उस संघर्ष के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जब कभी हम सफलता देखते हैं तो हम इनिशियल पूंजी पर विचार नहीं करते, हमेशा हमें स्कीम और सरकार की पूंजी पर भरोसा होता है।
और मैं मानता हूँ किसी उद्योग की सफलता, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो संस्था के रूप में हो और चाहे वो कंपनी के रूप में हो, वो उसके स्वयं के असेट्स पर खड़ी होती है। वो असेट उसका संकल्प भी हो सकता है, उसके सहयोगों का सहयोग हो सकता है, उसके परिवार का सहयोग हो सकता है, जो कभी कागज में लिखा नहीं जाता। और हमको मालूम होता है कि ये बैंक के लोन के साथ हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, बाकी जो पर्दे के पीछे होती है उसके साथ नहीं होता। और इसलिए मैं तमाम किसान मित्रों से करूँगा, और खासकर FPO से, FPO का कॉन्सेप्ट है कि मेरी निजी क्षमता नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन के लिए सबसे बड़ी ताकत अगर है तो समूह के लोगों की संख्या और भागीदारी है। कि मेरे पास अकेले 1000 कुंटल कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम 100 सदस्य हैं तो 1000 कुंटल हमारे लिए कठिन नहीं है। हम 10-10 कुंटल करके भी होंगे, जिसकी इनिशियल पूंजी हमको नहीं लगानी पड़ेगी। जब लाभ आएगा तो बराबर सबके साथ बढ़ जाएगा। ये जो मनोभाव है, ये संख्या से पूरा नहीं होगा, ये नियत से पूरा होगा। और इसलिए मैं आज यही शुभकामना दूंगा कि हम बातों को सुने, गंभीरता के साथ सुने, लिखें, चीज़ों की पुनरावृत्ति ना करें, समय बचाएं, बाद में साइट्स पर जाइए। और जो मैं कल देख रहा था कि जब चर्चा में लगता है कि भाई हम कहाँ पर कमज़ोर पड़ते हैं, तो वही कहानी में कह रहा था कि प्रयोगशालाएँ सरकार तो बनाएगी, लेकिन आपको सूचना ही नहीं है। मैं गजपति जिला, एक आकांक्षी जिला है उड़ीसा का, वहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी। मुझे जबलपुर से जाने में 12 घंटे लगे। यहाँ से हैदराबाद गया, वहाँ से विशाखापट्टनम गया, फिर 3 घंटे ट्रेन में बैठा, फिर 1-1.25 घंटे रोड से चला। 8:20 सुबह यहाँ से उड़ा था और रात को 8:20 पर उस जिले में पहुँचा। लेकिन बीच में एक लैब को मुझे लोकार्पण करने का मौका मिला। और जब वहाँ पहुँचा तो स्वाभाविक तरीके से कुछ लोगों को मिलना चाहता कि जिनके साथ भोजन करना है, और वो किसान थे, FPO के लोग थे, हमारे विचार संगठन के लोग थे। तो एक इंडस्ट्री वाला नौजवान है, बहुत इंटेलिजेंट। वो हल्दी का, अदरक का, मसालों के पत्तों का, ऐसे वो सबके वो निकालता है, रस निकालता है। और उसने तेल निकाल कर रखे हुए थे, और उसने 21 प्रकार के मुझे दिए भी। और वो कहता है कि साहब हम तो बहुत परेशान हैं, पूना में जाते हैं हम अपने टेस्ट करने के लिए, यहाँ पर एक बड़ी लैब है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, लेकिन वो टेस्ट तो वहाँ पर होता नहीं। मतलब वो लगभग आधा घंटे तक उसने मेरी कोई बात सुनना उचित ही नहीं समझा। उसने हमारे एक मंत्री जी का नाम भी ले दिया। फिर मैंने उसको कहा, दी यार अब तूने अपनी बात कह लिया, मेरी बात सुन ले। मैंने कहा तुम जिस टेस्ट की बात कर रहे हो, तो मैंने उस लैब के मालिक से पूछा जिसका मैंने लोकार्पण किया। मैंने कहा तुम मुझे 82 पैरामीटर मत गिनाओ। कोई कहता है 67, कोई कहता है 82, कोई कहता है कि हम 100 के पार पहुँच रहे हैं, जिसमें 40 कोई मतलब के नहीं है। वर्तमान की स्थिति में 40 टेस्टों का कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा आप तो ये बताओ कि दुनिया में, देश में जितनी भी लैब है जिसको सरकार मदद करती है, हम उसमें 2-3 करोड़ रुपये देते हैं, उसको 2 करोड़ 99 लाख रुपया उस लैब के मालिक को हमने सहयोग किया था। और जब उसने कहा कि हमने 5 ऐसे टेस्ट इसमें एड ऑन किए हैं जो बाकी लैब में नहीं है, और उसने मुझसे, मैंने पूछा नहीं होता तो वो जवाब नहीं देता। वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, तो मैंने कहा कि उनने मुझसे कुछ ऐसा कहा था। तो मैंने अपने सहायक से कहा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण का नंबर है क्या? बोले हाँ है। मैं कह जरा मेरी बात करो। मैंने उससे पूछा कि एक जेंटलमैन मेरे सामने बैठे हैं, किसी टेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये टेस्ट आप क्या होता है तो उससे बात करी। उनने फ़ोन से बात की, वो पता चला कि साहब वो टेस्ट जिसका वो दावा कर रहे थे कि होता ही नहीं है, वो उनसे 4 घंटे की ड्राइव में होता था। अब मैंने उनसे पूछा कितने साल से भटक रहे हो, और मतलब बिल्कुल पड़ोसी। ये जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, ये ज़्यादा नुकसानदेह है कि हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स का जानकारी ना हमारे चैम्बर को है, ना हमारे FPO को है। किसान तो वहाँ पर जाता है, लेकिन क्या बाकी लोग जाते हैं? समूह से जुड़े हुए लोग जाते हैं, हमारी किसी फैकल्टी से, हमारे किसी प्रोफेसर से हमने कभी बात नहीं की। क्या हमने सामने बिठाकर कभी अनौपचारिक किया? हमेशा हम औपचारिक कार्यक्रमों को करते हैं, इसलिए मैंने तय किया था यहाँ भाषण नहीं होंगे। हमको डिस्कशन करना चाहिए, हमें अनौपचारिक रूप से बैठना चाहिए। हमको ये तय करना चाहिए कि चैम्बर में जो लोग फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ हम बैठे। मैंने अभी कल अपने मंत्रालय के लोगों से मैं रात में आकर बैठा था होटल,
मैंने कहा इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता कि दक्षिण भारत में योजनाओं की जानकारियाँ आसानी से पहुँचती है लेकिन हमारे पास नहीं पहुँचती। एक बहुत अच्छा उत्तर कुलदीप ने दिया, जो हमारे PS हैं। उन्होंने कहा सर वहाँ पर उद्योगपति नहीं आता, वहाँ का जो कंसल्टेंट है वो सारी बातों को लेता है और मल्टीपल मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेट करता है। वो जाकर अपने इंडस्ट्री को बताता है, इंडस्ट्री उसको कह देती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो कंसल्टेंट नाम की चीज़ है उसका कम्युनिकेशन हमारे कार्यक्रम से बड़ा है। ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होगी। हमारे कंसल्टेंट हैं क्या, हम में से कोई कंसल्टेंट इस भूमिका का निर्वहन करके इस गैप को भर सकता है क्या? ये काम FA को भी सोचना चाहिए, ये काम समूह को भी सोचना चाहिए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल हमारा सेटअप है, वो चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे अन्य जगह हो, क्या हम उन अनौपचारिक चर्चाओं को आगे बढ़ा सकते हैं? और इसलिए मैं ऐसे लोगों को भी मैंने बुलवाया। मेरे एक मित्र, हम लोग साथ में पढ़ते थे, आजकल वो US में और वहाँ पर कैंसर और जीस पर काम कर रहे हैं। हम लोग रात में बैठे हुए थे यार, मैंने उनसे कहा आप ज़रूर आना, और उन्होंने रात में ही हमको इतने सारे प्रस्ताव दिए। मैंने कहा डॉक्टर हेमंत, हमारे हेमंत शुक्ला हमारे मित्र हैं, मैंने कहा डॉक्टर आप कहो मत, आपके यहाँ तो जिस ढंग से लॉट कैंसिल होते हैं तो हमारे यहाँ तो उद्योगपति उसी दिन दिवालिया हो जाएगा। तो मैंने कहा अमेरिकन पैरामीटर्स पर भी जितना मैंने जानने की कोशिश की है FPI में, कि हमारे 3 सेक्टर हैं, दुनिया को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। एक साउथ ईस्ट है, एक अरब कंट्रीज है, तीसरा यूरोप है। हमने अमेरिका को किनारे पटक रखा है, क्योंकि अमेरिका में अगर शहद जानी है तो उसका एक अलग से टेस्ट होता है। उसी टेक्नोलॉजी की मशीन अगर कोई लेकर आएगा लैब वाला तो वही 3 करोड़ रुपए की। तो मैंने बाबा रामदेव जी से कहा कि साहब आप तो नहीं लगा लेते। बाबा रामदेव का जवाब इतना स्वाभाविक था, उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका छोड़ के ही निर्यात करना है, मुझे नहीं लगाना। बोले आप कहो तो मैं लगा लूँगा, 3 करोड़ की समस्या नहीं है। बोले क्यों लगाना? उनकी शर्तें जिस प्रकार से है उनको लेना तो है नहीं। कोई 3 करोड़ रुपए का सामान नहीं खरीदेंगे और 3 करोड़ रुपए की मशीन लगाए, हम क्यों करेंगे? हम 95% जो हमारे एक्सपोर्ट है वो हिंदुस्तान के पैरामीटर्स को मान रहा है, हम उसके पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं। हम अमेरिका के चक्कर में क्यों पड़े? ये बिजनेसमैन की दृष्टि से और एक भारतीय की दृष्टि से ठीक बैठता है। और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमको देखनी चाहिए कि मटर है कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, और इस नाते भी हमको विचार करना चाहिए। और इसलिए भारत सरकार कोई एक बात जरूर दिमाग में रखें, मंच पर बैठे लोग हों, सामने बैठे लोग, भारत सरकार में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय स्वतः से कोई उद्योग नहीं लगाता। जो लगाता है उसकी मदद 100% करने का काम हम करते हैं। और इसलिए स्कीम्स को एक बार ईमानदारी से देखिए। हम भी सामने बैठकर आपकी तरह सुनेंगे, हम पूछेंगे नहीं, पूछने वाले आप होंगे। आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, एक बार मनोयोग के साथ इस प्रेजेंटेशन को देखिए, सुनिए, लिखिए। कोई शंका होती है तो ज़रूर पूछिए प्रश्नोत्तर के दौरान। मुझे लगता है आज का दिन सफल होगा। ये दिन सफलता की वो सीढ़ी बने जो जबलपुर और महाकौशल के एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आसमान तक पहुंचाने का काम करे। मानवता के चरणों में प्रणाम करते हुए ये शुभकामनाएं देता हूँ। और इसमें हमारे जितने भी मंच हो, चैम्बर हो, किसान संघ हो, लघु उद्योग भारती हो,